रात का अंधियारा जब बहुत घना हो जाता है, तभी उसमें से उजाले की पौ फटती है। जहां बहुत ज्यादा शोषण, उत्पीड़न होता है, वहीं कोई विद्रोह जरूर पैदा होता है। सदियों से अन्याय अत्याचार की खाई में फंसे समुदाय को ऊंचा उठाने समय समय पर मुक्तिदाता आते रहे हैं। मानवीय गरिमा और उसकी अस्मिता, इसकी रक्षा में एक ऐसा ही नाम जुड़ता है, दक्षिणी भारत से। हम 19वीं सदी के अंत की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे किनारे बसा हुआ एक जिला है, इरोड। पूरा जिला ही कहें या हर गांव ताड़ नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ, और जितने घने पेड़ उतना ही घना अंधविश्वास। समाज पर सर्वोपरि ब्राह्मण जाति का अधिकार, उनकी प्राथमिकताएं शिखर पर, और बाकी सब का जीवन पैरों तले कुचला जा रहा। अछूतों के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल था कि वे आदमी हैं। भोर में ही उठकर जमींदार की बेगारी इनकी आवश्यक दिनचर्या थी, और उन दिनों दक्षिण भारत में अधिकांश जमीन के मालिक ब्राह्मण जाति के लोग ही थे। ऐसे ही परिवेश में इरोड के नायकर समुदाय में पेरियार का जन्म हुआ। जिस समय पेरियार का जन्म हुआ, उस समय तक तो पेरियार के परिवार की स्थिति अच्छी हो चुकी थी। पेरियार की जाति थी गडरिया, यानी नायकर, मतलब चरवाहा। उत्तरी भारत में जिन्हें गंडेरी अथवा ग्वाला कहा जाता है, वे ही लोग दक्षिणी भारत में नायकर के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। पेरियार के एक और भाई थे, ईवी कृष्णा स्वामी, और पेरियार के पिता का नाम था वेंकट नायकर। वे बहुत कठोर परिश्रमी, धैर्यवान, अनुशासन प्रिय और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने जीवन को बहुत उन्नत और समृद्ध बना लिया था। वे इरोड में पत्थर की जोड़ाई करने वाले एक राजमिस्त्री के सहायक बने और दिन भर पत्थर और मसाले की ढुलाई करते रहे। रामास्वामी नायकर की एक नानी थी, और नानी उनको बहुत प्यार करती थी। अपने झुर्रीदार चेहरे और पोंपले मुंह से जब वे नटखट को बुलाती, तो नटखट मारे वात्सल्य के मगन हो जाते। जब वे बहुत छोटे थे, तभी उन्होंने अपने नाती को अपने घर बुला लिया था। नानी उन्हें अच्छी अच्छी और रोचक कहानियां सुनाती। उनके नायक निर्भीक और साहसी होते थे, जिनके दिल में गरीब जनता के लिए अपार सहानुभूति और दया होती थी। ऐसे नायक अक्सर रामास्वामी को मोह लेते थे। हम जो रामास्वामी में चेतना देखते हैं, उस चेतना के निर्माण में उनकी नानी की भूमिका बहुत बड़ी रही। 8 वर्ष की आयु में पेरियार स्कूल जाने लगे। विद्यालय जाकर रामास्वामी की रुचि पढ़ाई के अलावा कई कामों में बढ़ने लगी। सबसे अजीब तो उन्हें स्कूल के अध्यापक लगे। स्कूल में ढेर सारे बच्चे दिन भर धमा चौकड़ी मचाए रहते थे। उनको चुप कराते कराते और पाठ याद कराने की हिदायतें देते अध्यापक अपनी अजीबोगरीब हरकतों के कारण बच्चों का मनोरंजन ही करते थे। वे अक्षर और भाषा तो जानने समझने लगे थे, लेकिन अन्य किसी चीज में उनकी कोई रुचि न थी। वे उगता जाते थे, क्योंकि दिन भर अध्यापकों की देखरेख में उन्हें एक ही जगह पर बैठना पड़ता था। 10 वर्ष की उम्र में हमेशा के लिए उन्होंने इन सब चीजों के कारण स्कूल को छोड़ दिया। रामास्वामी तरह तरह के तर्क वितर्क में लगे रहे। उनके घर जो भी पंडित, पुजारी या साधु सन्यासी आता, वे उससे ईश्वर के ना होने और कर्मकांडों के पाखंड होने पर बहस करते। उनके माता पिता इस आदत का बुरा मानते, लेकिन पेरियार के तर्कों को काटना किसी के लिए संभव नहीं था। रामास्वामी की बातों से ऊब कर उनके पिता ने उन्हें व्यापार में लगाने की सोची। स्कूल जाने की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी। पिता उन्हें अपने साथ आढ़त ले जाने लगे।
जहां वे पैक किए गए बंडलों और नीलामी की वस्तुओं पर पता लिखने का काम करने लगे। उन्होंने मंदिरों के भीतर होने वाले अनाचारों को अपनी आंखों से देखा। पारिवारिक दबाव के चलते चाहे भले ही उन्होंने धार्मिक कार्यों में अरुचि नहीं दिखाई, उनके मन में विद्रोह बढ़ता रहा और बढ़ता ही रहा। ये विद्रोह बढ़ता गया और उनके तर्क भी मजबूत होते गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देवी देवता और ईश्वर झूठे हैं, पौराणिक कथाएं गप हैं। पौराणिक कहानियों की धज्जियां उड़ाते हुए रामास्वामी अक्सर कहा करते थे कि चढ़ावा चढ़ाने पर खुश और चढ़ावा ना चढ़ाने पर नाखुश होने वाले देवताओं से कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है। एक बार रामास्वामी के घर आने वाले ब्राह्मण पुरोहित के एक दल से उनका जमकर तर्क हुआ। उन्होंने ईश्वरीय मिथक को छिन्न भिन्न करते हुए कहा कि वे सभी धूर्त और ठग हैं। इस बात से स्वयं उनके पिता बुरी तरह चिढ़ गए थे। जिन दिनों इस तरह की घटनाएं हुई, उन दिनों रामास्वामी एक कुशल व्यवसायी के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। वे युवा थे और उनके मन में उत्साह भरा था। उन्होंने ऊंची अट्टालिका पर रहने वाले लोगों के साथ ही दरिद्रतम स्थिति में जीते लोगों को भी देखा था, इसलिए उनके मन में विक्षोभ और विद्रोह भरा था। ये सब देखकर उनके माता पिता सोचने लगे कि रामास्वामी की शादी करा दी जाए, ताकि ये पत्नी के प्रेम में पड़कर इस तरह की स्वच्छंदता और नास्तिकता को त्याग दें। फिर भी वे बहुत संवेदनशील और कोमल भावनाओं वाले व्यक्ति थे। युवा होते होते उनके मन में प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित हुए। नागम्मयी नामक जिस युवती की ओर वे आकर्षित हुए, वह 13 वर्ष की सुंदर और सुशील युवती थी। दोनों का परिचय था और यह परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रेम में बदल गया। स्वयं नागम्मयी का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था और रामास्वामी के विद्रोही स्वभाव को वो जानती थी। इसके बावजूद रामास्वामी जैसा पति पाकर वो बहुत प्रसन्न हुई। नागम्मयी आस्तिक थी, जबकि रामास्वामी किसी देवी देवताओं को नहीं मानते थे। दोनों की मान्यताओं में स्वाभाविक विरोध था। फिर भी नागम्मयी ने कभी ये नहीं लगने दिया कि उसका मतभेद है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी नागम्मयी ने अपने पति को पूरा सहयोग दिया। विवाह के पश्चात पेरियार को लगने लगा कि दुनिया के विचारों को बदलकर वे क्या करेंगे यदि वे अपनी पत्नी का ही विचार न बदल सके। क्या अच्छा हो कि वे दुनिया के सामने धार्मिक कट्टरता का मखौल उड़ाने से पहले अपनी पत्नी के विचारों को ही बदल कर दिखाएं। इस प्रकार उन्होंने जो सिद्धांत घोषित कर रखे हैं, उसको व्यावहारिक रूप भी मिल जाएगा। अब उन्होंने अपने परिवार के अंधविश्वासों पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया। उन दिनों उनकी पत्नी हंसुली पहनती थी, जो सुहाग का प्रतीक था, लेकिन रामास्वामी उसे गुलामी का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था कि यह आभूषण वास्तव में औरतों को पति का गुलाम बनाए रखने की प्रेरणा देता है और वह स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण और विकास नहीं कर पाती। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने हंसुली उतार फेंकने पर सहमत कर लिया। उधर रामास्वामी की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही थी। उन दिनों उनके घर में पवित्र त्योहारों के दिन सादा और बिना मसाले का अन्न खाया जाता था, लेकिन रामास्वामी बहुधा पवित्र त्योहारों के दिन स्वादिष्ट अन्न का भोजन जिद करके बनवाते और खाते थे। अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को मंदिर भी नहीं जाने देते थे। अक्सर वे अपनी अछूत मित्रों को अपने घर पर दावत देकर बुलाते और उन्हें भोजन कराते। रामास्वामी के व्यवहार से धीरे धीरे उनके परिवार में मतभेदों का उभार इतना ज्यादा हो गया कि शीघ्र ही छोटी छोटी कहासुनी तथा झगड़े आम बात हो गए। पारिवारिक विरोधों से रामास्वामी इतने आहत हुए कि निराशा के घोर अंधकार में डूबने लगे। सब ओर से वे अकेले हो गए। यह एक कठिन समय था और घर उनको कारागार सा लगने लगा। इसी समय उन्होंने घर छोड़ने की ठान ली। एक दिन चुपचाप बिना किसी से कहें और कुछ बताएं वे घर से निकल गए। घर के तूफानों से तो वे विचलित थे ही, उनको लगा कि बाहर चलकर देखें कि क्या हालात है। बहुत दिनों तक घूमते रहे। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। तब साधुओं और सन्यासियों के साथ लग गए और कोलकाता, बनारस, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका इत्यादि घूमते रहे।
बनारस में तो वे सन्यासी अवधूत बन गए थे। जहां जहां भी गए वहां वहां के जीवन को उन्होंने बड़े करीब से देखा। ये तीर्थ यात्रा उन्हें शांति देने वाली नहीं बल्कि विचलित करने वाली ही सिद्ध हुई। कुछ दिनों तक ऐसे कष्ट झेलकर उन्होंने इसकी निस्सारता समझ ली। ऐसा जीवन बिताकर स्वास्थ्य चौपट करने के सिवाय उन्हें कुछ न मिला। उन्होंने बुद्ध वचन तो पढ़ा ही था, इसलिए उन्होंने सन्यास त्याग कर अपने घर की राह धर ली। इन खट्टे मीठे अनुभवों से ज्ञान पाकर वे अपनी समझ पर पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गए थे। हाँ, उनमें इतना परिवर्तन अवश्य हुआ कि अब वे उस तरह की उग्रता को छोड़कर विनम्र हो गए थे। उग्रता से कटुता बढ़ती है और बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। जो सहयोगी भी होता है वह उग्रता के कारण दूर हो जाता है। उन्होंने अधिक समझदारी से जीवन बिताने का निर्णय लिया। साथ ही उनके परिवार वाले भी उनके प्रति नम्र हो गए थे। वे पुनः अपने व्यवसाय में लग गए और कुछ ही समय में पुनः उसमें सफलता पा ली। अब वे बेहद परिपक्व हो चुके थे तथा अपने सामाजिक कामों को अधिक ठोस रूप से कार्यान्वित करने के बारे में सोचने लगे थे। वे परहित पर विशेष ध्यान देने लगे। उन्होंने देखा कि उनके पास अब अकूत संपत्ति है, लेकिन उसका उपयोग परिवार के सीमित लोगों द्वारा ही हो रहा है, तो उन्होंने उसे समाज के हित में लगाने की सोची। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति की व्यवस्था के लिए अपने पिता के नाम पर एक सार्वजनिक न्यास मंडल की स्थापना की बात सोची और इसके माध्यम से कई कल्याणकारी संस्थाएं बनाकर सार्वजनिक हित में संचालित करने का इरादा किया। इसका प्रस्ताव जब उन्होंने घर में रखा तो उनके बड़े भाई ईवी कृष्णा स्वामी ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन उनके पिता वेंकट जी ने रामास्वामी का प्रस्ताव मान लिया। जल्द ही ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट की ओर से एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया गया। जो कृष्णा स्वामी पहले इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, वे ही ट्रस्ट बनने तथा अस्पताल खुलने से इतने भाव विभल हो गए कि स्वयं ही चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर ट्रस्ट के अस्पताल में रोगियों की निःशुल्क सेवा करने लगे और दवाएं बांटने लगे। वेंकट जी परिपूर्ण जीवन जीकर सन 1911 में चल बसे। पिता के पीछे विशाल संपत्ति थी जो बेटों ने विभाजित होनी थी। जल्द ही घर में बंटवारा हुआ। रामास्वामी को अपार संपत्ति और सफल व्यापार के साथ साथ पिता के प्रबंध में चल रहे अनेक ट्रस्टों की व्यवस्था का उत्तराधिकार भी मिला। अब वे बहुत अधिक तत्परता से समाज सेवा में जुटे। इरोड की तमाम समस्याओं को सुलझाने में उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता पाई। वे जनता में बहुत आदरणीय होते गए। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि कुछ ही वर्षों के भीतर वे कई संस्थाओं के पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए। धीरे धीरे एक भी ऐसी संस्था न बची जिसके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका संबंध ना हो। गरज ये कि इरोड के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की हर धड़कन रामास्वामी से जुड़ गई थी। पेरियार का स्वभाव लीक पर चलने का नहीं था। उन्होंने अपनी राह स्वयं तैयार की थी, इसलिए उनमें नेतृत्व का महान गुण था। हर काम में वे कमर कसकर सबसे आगे रहते। उन्हीं दिनों जब वे देवस्थानम के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, इरोड शहर में भयानक प्लेग फैल गया। इस महामारी में लोग मरने लगे, मारे डर के शहर से पलायन करने लगे। तब रामास्वामी ने धैर्य और साहस से काम लेते हुए बीमारों को अस्पताल पहुंचाने तथा बीमारी को नष्ट करने का अभियान चलाया। जल्द ही इस पर काबू पाने में वे सफल हो गए और रामास्वामी सभी के आदर्श नायक बन गए। अब जनता उनका नेतृत्व चाहने लगी। सन 1919 में वे इरोड नगरपालिका के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जिसमें देश प्रेम की भावना होती है, उसकी वाणी बहुत प्रखर और स्पष्ट होती है। उसकी भाषा निश्चय ही बड़ी विश्वसनीय होती है। पेरियार इस मामले में बहुत आगे थे। उनके भाषण शैली से ही हजारों लोग उनके दीवाने बने। ट्रावनकोर नामक रियासत दक्षिण भारत की मशहूर रियासत थी। वहां के राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसके आसपास के स्थान को पवित्र मानकर वहां का प्रबंधन सवर्णों ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया गया था। मंदिर एक अहाते में था। उस अहाते में कई सरकारी कार्यालय और कचहरी आदि थे। अहाते की ओर जाने वाली सड़क पर सवर्णों के अलावा कोई जा नहीं सकता था। हर वर्ष केरल की जनता वहां के राजा का जन्मदिन मनाती थी।
1924 में मनाए जा रहे जन्मदिन के मौके पर इज़्वा जाति के लोगों को मंदिर की सड़क पर जाने से रोक दिया गया। ये रोक लंबे समय से थी। लोगों में इसको लेकर काफी असंतोष हुआ, लेकिन इस बार असवर्ण जनता में विद्रोह फूट पड़ा। सभी ने मिलकर सवर्णों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। मदुरै के वकील जॉर्ज जोसेफ इस आंदोलन के नेता थे। वे पेरियार के मित्र भी थे। उन्होंने ही पेरियार को पत्र द्वारा वहां आने का निमंत्रण दिया। वाइकोम के आंदोलन की सफलता ने पेरियार को न केवल शूद्रों का महानायक बना दिया, बल्कि विशाल क्षेत्र में फैले दक्षिण भारतीय समाज का वास्तविक समस्याएं क्या थी, इससे भी उन्हें परिचित करा दिया। इस आंदोलन ने सबसे बड़ी भूमिका ये अदा की कि एक नए पेरियार को जन्म दिया। अब पेरियार सत्याग्रह पर बैठ गए। जनता रोज सत्याग्रहियों के लिए भोजन की व्यवस्था करती और हौसला अफजाई के लिए भारी संख्या में वहां इकट्ठा होती। आंदोलन की शक्ति जनता और नेता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। आंदोलन की शक्ति जनता और नेता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों की सम्मिलित शक्ति से आंदोलन आग की तरह आगे बढ़ा, लेकिन पेरियार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। जैसे ही ये सूचना उनकी पत्नी नागम्मयी और बहन कन्नायम्माल को मिली, तो वे शीघ्र ही ईरोड से चलकर वायकोम पहुंची और आंदोलन में भागीदार बन गई। पेरियार 1 महीने बाद जेल से छूटे और तुरंत ही फिर से आंदोलन में जुट गए। फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और इस बार उन्हें 6 महीने के कारावास का दंड मिला। इस फैसले से पेरियार ऊपर से तो शांत दिखे, लेकिन मन के भीतर ही भीतर विचारों का भयानक झंझावात शुरू हुआ। एक सामूहिक और बड़े आंदोलन का, जिसको माध्यम बनाकर छुआछूत के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती थी, उसका इतना व्यथित अंत होगा, ये उनके लिए हृदय विदारक बात थी। अब पेरियार पक्के रणनीतिज्ञ बन चुके थे और वे जानते थे कि बहुत बड़े बड़े सवाल यूं ही चुटकी बजाते ही हल नहीं किए जा सकते। अब तक वे जाति व्यवस्था के बुनियादी कारणों पर अच्छी तरह विचार कर चुके थे, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी अच्छी तरह पता था कि वर्ण व्यवस्था के प्रति सचेत न होने के कारण इससे पीड़ित जनता का उपयोग गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने में भी किया जा सकता है। रामास्वामी ने उद्घोष किया कि जहां भी जातिवाद का विष फैलाने की कोशिश होगी, हम उसका समूल नाश कर देंगे। रामास्वामी ने निर्भीक होकर अपनी लड़ाई आगे जारी रखी। 1925 में कांचीपुरम में प्रांतीय अधिवेशन के समय पेरियार ने एक मांग रखी। अब्राह्मण हितों की सुरक्षा के लिए नौकरियों और विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व की मांग। रामास्वामी ये देख चुके थे कि सरकारी और गैर सरकारी स्थानों पर ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण गैर ब्राह्मणों के हितों की न केवल उपेक्षा होती है, बल्कि उनके हकों की आवाज भी दबा दी जाती है। जब पेरियार ने इस योजना को लागू करने का प्रयास किया, तो सभी ब्राह्मण उनके खिलाफ हो गए। जब जातीय प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव गिर गया, तो उन्हें गहरा धक्का लगा और कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया। पेरियार आत्मसम्मान का आंदोलन चला रहे थे। गैर ब्राह्मणों की मानवेतर स्थिति के विरुद्ध पेरियार ने यह आंदोलन चलाया। जस्टिस पार्टी के कार्यों में सहयोग करते हुए अब उन्होंने ब्लैक शर्ट मूवमेंट, जो दरअसल द्रविड़स्तान आंदोलन का ही एक रूप था, उसकी रूपरेखा बनाई। काली कमीज से उनका आशय था कि वह द्रविड़ों की आर्थिक दासता को प्रकट करती है। अज्ञान और अंधकार के प्रतीक के रूप में काली कमीज वास्तव में द्रविड़ जनता की स्थिति दर्शाती। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में यह अपने ढंग का अनूठा आंदोलन था। इस आंदोलन की कुछ निश्चित मांगे भी थी, जिन पर कभी विचार नहीं किया गया था। बहुत जल्दी ही इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और एक लहर सी आ गई कि शूद्रों और दलितों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस आंदोलन की परिणति ये रही कि 27 दिसंबर 1929 को जनसंख्या के अनुपात में गैर ब्राह्मणों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मान लिया गया। आत्मसम्मान आंदोलन को युक्तिवादी आंदोलन के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी प्रक्रियाओं के दौरान ही लोगों को पता चला कि अधिकारों के संघर्ष के लिए कैसी युक्तियां कारगर होती हैं। आज जिसे सभी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नाम से जानते हैं, उस पार्टी की नींव पेरियार ने ही रखी थी। इस पार्टी के गठन का लक्ष्य गैर ब्राह्मणों को सत्ता के केंद्र में लाना था।
इससे पहले गैर ब्राह्मणों के लिए किसी भी लाभप्रद जगह पर स्थापित होना तमिलनाडु में दुर्लभ था। सन 1926 में पेरियार ने तमिलनाडु के सभी प्रकार के अब्राह्मण समुदायों को मिलाकर मदुरै में एक सम्मेलन किया। पेरियार यात्रा करने में भी बहुत अधिक रुचि रखते थे, लेकिन आंदोलनों की व्यस्तता के चलते लंबी यात्राएं करना उनके लिए सहज नहीं था। फिर भी सारे संसार की स्थिति के बारे में नियमित पढ़ते रहते थे और यूरोप के बारे में उनके मन में कई जिज्ञासाएं थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने देश से बाहर यात्रा करने का निर्णय किया और अपने विद्वान साथी वागीशियस रामानाथन के साथ वे जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस तथा मध्य पूर्व यूरोप के अनेक देशों की यात्रा पर रवाना हुए। 1954 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ पेरियार जब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में भाग लेने के लिए बर्मा की राजधानी रंगून पहुंचे तो उन्हें बौद्ध धर्म को निकट से जानने का अवसर मिला। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का क्रांतिकारी पेरियार के मन मस्तिष्क पर गजब का प्रभाव पड़ा। उन्हें सभी ओर बुद्ध ही दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने भगवान बुद्ध की 2500वीं जयंती के अवसर पर अनेकों स्थान पर प्रवचन किए, जो साथ साथ ही उनकी विद्युतलेयी नामक पत्रिका में प्रकाशित भी होते थे। पेरियार एवं डॉक्टर अम्बेडकर भाग्यवाद के विरोधी थे। डॉक्टर अम्बेडकर की ख्याति महान सत्याग्रह से उनके खोजपूर्ण लेख, भारत में जातियां के प्रकाशन आदि से उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। दोनों महान सामाजिक क्रांतिकारी नेताओं की भौगोलिक दूरी तो थी, किंतु वैचारिक प्रभा में बराबर एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते थे। पेरियार बुद्धिवादी थे, हर चीज की खूब छानबीन करते थे। वे एक सच्चे मनुष्य थे, सदा त्याग के लिए तत्पर रहते थे। पेरियार ने अपने करोड़ों रुपये आंदोलनों में झोंक दिए। वे दोहरेपन से सदा दूर रहे। अपने भतीजे के विवाह में शहनाई की जगह शोक गीत बजवाएं और किसी अशुभ दिन पर शादी की, और वो भी ब्राह्मण पुरोहितों के बजाय विधवाओं से रस्म पूरी कराई। पेरियार पेशेवर लेखक तो नहीं थे। उनके आंदोलन की जरूरतें ही उनको लेखन की ओर प्रेरित करती रहीं। उनकी एक किताब सर्वाधिक चर्चित रही, सच्ची रामायण। सच्ची रामायण कोई कथा पुस्तक नहीं है, बल्कि भारत देश में लिखी गई रामायणों के अध्ययन से निकाला गया एक तार्किक निष्कर्ष है। इरविन अल्लई, इस पुस्तक की रचना भी पेरियार ने की। इस पुस्तक में समाज सुधार के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एक और पुस्तक अरविंद चुदार, इस पुस्तक में जाति और उसके चरित्र का विश्लेषण किया गया है। पेरियार ने राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी मोर्चों पर संघर्ष किया और तीनों को ही एक महान लक्ष्य का माध्यम बनाया। आज के जातीय चेतना के उभार को, तमाम जातियों के परस्पर शोषण और अन्याय के समूल नाश के लिए निश्चय ही पेरियार सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक पुरुष है।